सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक एजुकेशन हमने स्टार्ट किया था। एजुकेशन देख लिया था हमने। एजुकेशन सिस्टम डेफिनेशन देख ली थी हायर एजुकेशन की कि 12 वर्ष तक स्कूल में पढ़ने के बाद 9 महीने एक्स्ट्रा, उसके बाद और 10 वर्ष तक स्कूली शिक्षा लेने के बाद 3 वर्ष तक कम से कम आगे स्टडी करनी चाहिए, तभी हम उसको उच्च शिक्षा में कंसिडर करेंगे। इम्पोर्टेंस देख ली थी हमने इसकी, क्या इसका महत्व है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम देख लिया था। लेवल्स देख लिए थे कि पहले यूजी आती है, फिर पीजी, और फिर रिसर्च में डिप्लोमा कोर्सेज अलग होंगे। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का देख लिया था। एसेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक एजुकेशन, कि क्या उसकी स्ट्रक्चर है, गुरुकुल सिस्टम, ये सारी चीजें हम इसमें देख चुके हैं। दो दो प्रणालियां इसमें आती हैं, वैदिक और बौद्ध की। स्टेजेस देख ली थी कि पहले सुनना है, फिर उसका मनन करना है, चिंतन करना है, और लास्ट में अपने जीवन में उन चीजों को लागू करना है। फिर गोल्स देख लिए थे इसकी कि क्या गोल हैं, और जो ज्ञान की धाराएं हैं वो कौन सी हैं। पराविद्या या प्राविद्या, ये हम देख चुके हैं। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस देख ली थी हमने कि जो भी उपनयन संस्कार है, विद्यारंभ है, कैसे वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं शिक्षा के, तो ये सारा कुछ देख चुके हैं हम। वैदिक एजुकेशन इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि क्या है वैदिक शिक्षा और क्या है गुरुकुल व्यवस्था, क्या उसका उद्देश्य है। जो एंशियंट थिंकर्स थे हमारे, पाणिनि, भर्तृहरि, ये देख चुके हैं कि भाषा और साहित्य का संस्थापक पाणिनि को माना जाता है। भर्तृहरि ये एक व्याकरणविद थे। इन्होंने व्याकरण, तर्क और शब्दार्थ के बीच का जो रिलेशन है उसका वर्णन किया है। फिर महर्षि कपिल थे, इन्होंने सांख्य दर्शन और वैदिक धर्म के ये प्रबल समर्थक थे। उसके बाद महर्षि पतंजलि, इन्होंने योग सूत्र और महाभाष्य, ये इसके लेखक हैं। आगे आता है ऋषि गौतम, इन्होंने न्याय सूत्र और धर्म सूत्र, ये दो रचनाएं इनकी आती हैं। फिर इसके बाद भरत मुनि, नाट्य शास्त्र और रस सिद्धांत के लेखक भरत मुनि। फिर महर्षि कणाद आता है, वैशेषिक दर्शन इन्होंने दिया है, इनका दूसरा नाम कश्यप भी था। और फिर आते हैं जीवक, जिन्होंने जो पेट की सर्जरी है, हाथों की सर्जरी और घाव भरने के लिए जो हर्बल इलाज है उसका इस्तेमाल इन्होंने किया है। फिर आते हैं आचार्य चरक, जिन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ का संपादन किया। आचार्य सुश्रुत आते हैं, जिन्होंने शल्य चिकित्सा के ऊपर काम किया है। जैमिनी आते हैं, जिन्होंने पूर्व मीमांसा सूत्र और सोल्व और ग्राह्य सूत्र, जिसका सोल्व सूत्र का संबंध ज्योमेट्री से है और ग्राह्य सूत्र का जो संबंध है वो घरेलू ज्ञान से। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं कल। इसके बाद अब स्टार्ट होते हैं हमारे वेद। तो क्या है वेद? प्राचीन भारत के धार्मिक लेखों का विशाल संग्रह, जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि जिस
संस्कृत का यूज वेदों को लिखने में हुआ, उसको हम वैदिक संस्कृत बोलते हैं। कि संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म दोनों के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। कि मतलब स्टार्टिंग जो ग्रंथों की हुई है वो वेदों से ही हुई है, ऐसा माना जाता है। तो चार वेद आते हैं। पहला है ऋग्वेद। सबसे पुराने इन्हीं को माना जाता है कि सबसे पहले जो वेद लिखा गया था वो ऋग्वेद। तो सबसे महत्वपूर्ण और विद्वानों के अनुसार सबसे प्राचीन और विशालतम वेद है। फिर उसके बाद यजुर्वेद आता है, जिसमें जो भी यज्ञ के दौरान जो भी मंत्र बोले जाते हैं तो उनका सबका संग्रह यजुर्वेद में आता है। फिर सामवेद है। इसमें पूजा और यज्ञ के प्रदर्शन के दौरान जो भी मंत्र, स्वर और जो भी ट्यूनिंग, धुनें आती हैं वो सारी इसमें शामिल है। अथर्ववेद, ऐसा बोला जाता है कि जो आयुर्वेद है वो इसी का उपांग है, यानी कि सब टाइप मान सकते हैं अथर्ववेद का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है इसमें कि आयुर्वेद जो है किसका उपांग है। तो अथर्ववेद का है। इसमें भजन मंत्र जो भी उपचारात्मक का विचार है वो शामिल है। मतलब जो भी दैनिक चीजें चलती हैं, डेली डे टू डे एक्टिविटीज, दैनिक दिन भर में जो भी चीजें चलती हैं, तो दिनचर्या का बेसिकली इसमें वर्णन आया है अथर्ववेद। कैसे आपको दिन शुरुआत करनी है, कि कैसे दिन का समापन करना है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। देख लेना इसको। इसके बाद आता है वेदांग। वेदांग क्या है? वेदांग वे वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय विषय हैं जो वेदों को समझने और उनका प्रयोग करने के लिए आवश्यक होते हैं। वेद प्लस में अंग, दो शब्दों से ये बना है वेदांग। वेदों को स्टार्टिंग में समझना इतना आसान नहीं है, तो उसको आसान बनाने के लिए तो पहले ये वेदांग दिए गए हैं कि किन किन टेक्निक्स के माध्यम से या फिर किन किन तरीकों का इस्तेमाल करके वेदों को समझा जा सकता है। तो इसमें पहला आता है कल्प। इसमें धार्मिक आचरण और कर्म कांड से संबंधित शास्त्र आते हैं। ये सारे की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर शिक्षा, उच्चारण और ध्वनि विज्ञान, प्रोनाउंसिएशन और फोनोलॉजी। व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, भाषा व्याकरण का। निरुक्त, जो भी जिस एक लंबा वर्ड अगर संस्कृत में लिखा हुआ है तो उसको स्प्लिट करना, संधि विच्छेद करना उसका आना चाहिए। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये ज्ञान पहले होना चाहिए। छंद, जो भी मात्राएं और छंद विधान यूज हुए हैं किसी भी ग्रंथ को लिखने में, तो उनका पता होना चाहिए। ज्योतिष का पता होना चाहिए कि खगोल शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान उसमें कैसे इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी चीज पर। ठीक है। तो ये छह चीजें हैं, वेदांग में आती हैं। तो इन छह के छह का आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है। और क्या क्या इसमें आएगा, जैसे अभी वेदांग का हमने देखा कि वेद प्लस में अंग होता है। ठीक है। तो वेद भी बना कैसे है, कौन सा उपसर्ग इसमें यूज हुआ है, कौन सी प्रत्यय यूज हुआ है, तो ये निरुक्त में आती है चीजें। ठीक है। तो ये हो गया वेदांग। अब इसके बाद आते हैं उपवेद। तो चार वेद हैं और चार ही क्या है, उपवेद। पहली चीज तो इनकी संख्या ही पता होनी चाहिए, फिर इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा आता है फिर इनकी विषय वस्तु की, इस वेद में या फिर इस उपवेद में किस चीज का वर्णन दिया गया है। उपवेद, जिन्हें सामान्यतः स्मृति माना जाता है। चार पारंपरिक कलाओं और विज्ञानों से संबंधित है ये। और वो कौन सी है? पहली आती है आयुर्वेद। इसका संबंध जो है
अथर्ववेद से है। ये ऊपर बता भी दिया था आपको। फिर गंधर्व वेद, इसमें संगीत और नृत्य, ये दो चीजें आती हैं। और आयुर्वेद में चिकित्सा विज्ञान। सामवेद से इसका संबंध है। धनुर्वेद, युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र, और इसका संबंध जो है यजुर्वेद से है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चारों के चारों। फिर आता है शिल्प वेद। इसमें जो भी शिल्प कला है, वास्तुकला है, और इसका संबंध ऋग्वेद से है। यानी कि इन चीजों का वर्णन इस वेद में इनका संदर्भ मिल जाता है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो उसका संदर्भ या फिर उससे उससे मिली जुली चीजें अथर्ववेद में मिलती हैं। गंधर्ववेद की बात करें तो इसमें संगीत और नृत्य, और वो सामवेद से संबंधित है चीजें, कि वहां से कुछ न कुछ एक्सट्रैक्ट वहां से लिया गया। तो ये चार उपवेद और इनकी विषय वस्तु आपको याद करनी। फिर इसके बाद आता है वेद भाष्य। भाष्य का मतलब होता है कि वेदों के ऊपर जो कमेंट्री, जो टिप्पणी, टीकाएं लिखी गई। ठीक है। तो पहले आता है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो चारों वेदों से जुड़े गद्यवाद से प्रस्तुत करते हैं। इनमें वेदों के मंत्रों और सूक्तों की व्याख्याएं शामिल होती हैं। सबसे प्राचीन है और चारों वेदों से जुड़ा हुआ है। और जो इसमें गद्य और पद्य यूज हुए हैं उनको ये प्रस्तुत करते हैं। फिर आता है उपनिषद। उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक संस्कृत ग्रंथ है ये। जो वेदों के प्राचीनतम कर्म कांडवाद से नई धार्मिक धारणाओं और संस्थाओं की ओर संक्रमण तथा हिंदू धर्म की केंद्रीय धार्मिक अवधारणा के उदय का वर्णन करते हैं। तो जो भी कर्म कांडवाद है तो वो इसमें कंसिडर किया जाता है। जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो आपको चीजें ध्यान रखनी है। फिर आगे आता है वेदांत। तो वेद प्लस में अंत, यानी कि वेदों का अंत। क्या मतलब इसका वेदांत का? कि अर्थात निष्कर्ष, जो जब भी कोई भी वेद पढ़ते हैं हम तो उस पूरे से क्या निचोड़ निकला, क्या रस निकला उससे, या फिर क्या निष्कर्ष लास्ट में निकला है, क्या रिजल्ट निकला है, तो वो क्या होता है? वेदांत, उसका शब्द का अर्थ होता है। तो वेद जो भारत का सबसे प्राचीन पवित्र साहित्य है, वेदांत शब्द उपनिषदों पर लागू होता है जो वेदों का ही विस्तार है, और उस दार्शनिक परंपरा पर भी जो उपनिषदों के अध्ययन से विकसित हुई है। जो उपनिषद हम पढ़ते हैं अभी आपका सेकंड पेपर में जो चल भी रहे हैं, तो उन्हीं का ये क्या है, वेदों को ही जैसे मान लिया एक्सटेंड कर दिया गया है, कि जो वेदों में चीजें लिखी गई हैं उन्हीं को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके उपनिषदों में लिखा गया। और जब भी उपनिषदों की स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, तो जो भी इससे नॉलेज मिलती है, तो एक तरह से वो भी जो हम वेदों को, दो चीजें होती हैं इसमें, कि एक तो आपने वेदों को पढ़ लिया और उससे कोई रिजल्ट या फिर निष्कर्ष निकाल लिया, तो वो भी वेदांत है। और इनकी एक्सटेंशन बोलते हैं उपनिषदों को। उन उनसे कोई चीज आपने उस अध्ययन किया, उसमें उससे कोई रिजल्ट या निष्कर्ष निकाल लिया, तो उसको भी क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। बस इतनी सिंपल सी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ये था आपका वेद भाष्य, वेदास कमेंट्री। अब आता है
वैदिक एजुकेशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। बुद्धिस्ट एजुकेशन और विहार। तो महाविहार क्या है? महाविहार, महा मतलब बड़ा, और विहार मतलब क्या होता है विहार का मतलब? दो कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द का यूज किया जाता है। एक तो आपने सुना होगा आहार विहार। आहार होता है जो दिन भर में आप खाते पीते हैं, विहार होता है जो दिन भर में आप क्रियाएं करते हैं। तो एक तो विहार होता है ये, और इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन आप मान सकते हो कि विहार जो भी दिन भर में हायर एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो जो भी दिन भर में पढ़ाई से संबंधित चीजें हैं, तो वो इस विहार में आ जाएंगी। महाविहार यानी कि बड़ा एक तंत्र है ऐसा, जो पढ़ाई से लिंक है। तो जो भी एक जहाँ पर पढ़ाई होती थी, पहले मठ बोल सकते हैं उसको, ठीक है, शिक्षा केंद्र बोल सकते हैं। तो महाविहार क्या हो जाएंगे? जो भी शिक्षण के केंद्र थे या फिर शिक्षण के मठ थे, तो उन्हीं में जाते थे लोग पढ़ाई करने के लिए जो भी। तो महाविहार संस्कृत और पाली भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है एक महान विहार। और विहार क्या होते हैं? शिक्षा का केंद्र या फिर बौद्ध मठ। और इसका उपयोग एक मठ परिसर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब कई सारे जो हैं महाविहार के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। पहला आता है इसमें तक्षशिला यूनिवर्सिटी या फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो सबसे प्राचीन इसको माना जाता है। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो तक्षशिला ही थी। तो स्थापना है प्राचीन भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी BC। हाईलाइट किया ही हुआ है, ठीक है। तो जो हाईलाइट कर रखे हैं ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 6th सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट। और लगभग इसमें 10,500 स्टूडेंट्स जो हैं वो अध्ययन के लिए आते थे। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में आते थे पढ़ाई के लिए, और ये लोकेटेड कहाँ पे है? आज के समय पर ये रावलपिंडी जिले में है, जो कि पंजाब में है। कौन सा पंजाब? जो पाकिस्तान के अंदर आता है, उस पंजाब में स्थित है। जो इसका प्रेशर है, यह प्रेशर बेबीलोनिया, ग्रीस, अरब और चीन जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों को भी समायोजित करता था। यानी कि उनको भी एडमिशन दे देते थे, उनके लिए मनाही नहीं थी। और वेद, व्याकरण, दर्शन, आयुर्वेद, वास्तुकला, शल्य चिकित्सा, राजनीति, धनुर्विद्या, युद्ध कला, खगोल शास्त्र, वाणिज्य, भविष्य विज्ञान, संगीत, नृत्य आदि जैसे 64 से अधिक विषयों में शिक्षा प्रदान करता था। तो ये पूछ लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाते थे। ऑप्शन आपको दे देगा 54, 44, 34, और दे दिया मान लिया 65। तो आपको पता है 64 से ज्यादा है, तो 64 से कम वाला नंबर तो आपको सिलेक्ट करना ही नहीं है। ठीक है, तो 64 से ऊपर जो भी लिखा है और इसके आसपास वाला नंबर आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर एग्जैक्ट 64 ऑप्शन में नहीं तो। इसमें प्रवेश प्रक्रिया क्या थी, एडमिशन प्रोसेस क्या था? कि जो भी, या तो पिछली कक्षा में मतलब जो भी पहले कोर्स किया है उसमें कितने मार्क्स आए हैं, तो उसके हिसाब से मेरिट डिसाइड होती थी, या फिर उनका कुछ अपना टेस्ट प्रक्रिया होगी जिसमें योग्यता या फिर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करते थे। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी?
यह एक महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक स्थल है एक। और यूनेस्को ने 1980 में इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो ये ध्यान रखनी है चीज कि वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर, कब इसको डिक्लेयर किया गया? तो 1980 में किया। और किसने किया? यूनेस्को ने किया। ठीक है, तो जो भी हाईलाइट है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसमें, ये आपको पढ़ना है। तो ये देख लिया सबसे प्राचीन महाविहार है। अब ऐसे बोला जाता है कि जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं एंशियंट थिंकर्स, पाणिनि और चाणक्य, वो इसी विश्वविद्यालय में क्या थे? टीचर थे, शिक्षक थे। ये पूछ लेते हैं कि पाणिनि और चाणक्य कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? तो तक्षशिला में। अपनी चिकित्सा और कला के लिए ये विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, फेमस था। इसमें टेक्निकल एजुकेशन भी पढ़ाई जाती थी। ऐसा बोला जाता है कि भारतीय राजा बिंबिसार द्वारा नियुक्त जीवक ने भी यही अध्ययन किया था। राजा वो हैं, जीवक का हम पढ़ के भी आए हैं पीछे कि उन्होंने जो भी आंतों की, इंटेस्टाइन की सर्जरी थी, और जो भी घाव भरने के लिए हर्बल इलाज था, तो उसके ये जनक माने जाते हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सारी की सारी। इसमें प्रवेश के लिए जो न्यूनतम आयु मानदंड था वो 16 वर्ष था। क्योंकि हायर एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय में, प्राइमरी एजुकेशन तो मिलेगी नहीं, बड़े बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। और कम से कम उसकी आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। 16 वर्ष से अगर नीचे का है तो उसको प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो ये आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसके बाद अगला विश्वविद्यालय आता है नालंदा। और कहाँ पर स्थित है ये? प्रेजेंट डे में, केशव? बिहार में स्थित है। बिहार मगध। में, मगध प्रदेश में। मगध उसका पहले का नाम था, और आज के समय में बिहार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय ने चौथी शताब्दी के आसपास भारत के एक महाशक्ति के रूप में उभार में अपने योगदानों के कारण महत्वपूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त की। मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया को सशक्त बनाने में। ठीक है, तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि प्राप्त, क्योंकि इसने कंट्रीब्यूट किया है उसमें। ठीक है? और इसका टाइम रहा है चौथी शताब्दी, 4th सेंचुरी। टाइम इसका याद करना है। नालंदा की कठिन प्रवेश परीक्षाएं द्वाराचार्यों, विद्वान पंडितों, विभिन्न द्वारपालों और अंत में प्रवेश प्रक्रिया संभालने के लिए नियुक्त एक अलग शिक्षकों के बोर्ड द्वारा संचालित की जाती थी। मतलब इसमें एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था। एंट्रेंस एग्जाम इसमें होता था। ठीक है, तो जो भी पंडित होते थे, द्वाराचार्य या फिर विद्वान पंडित, वो टेस्ट लेते थे पहले। ठीक है, और जो द्वारपाल थे वो टेस्ट लेते थे। और लास्ट में क्या होता था, एक अलग शिक्षकों के द्वारा बोर्ड जो संचालित था वो अपना टेस्ट लेता था। तो इतनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो 1980 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था तक्षशिला को। और 2009 में, 9 जनवरी 2009 को यूनेस्को ने विश्व विरासत किसको डिक्लेयर किया? नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो 1980 तक्षशिला। ठीक है, यहीं पर लिख दिया है मैंने, एक जगह आपको याद करना। तो ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय।
आगे क्या है इसमें कि तर्क और गणित के लिए प्रसिद्ध था ये। लॉजिक और मैथमेटिक्स के लिए। इसमें तकनीकी विज्ञान, टेक्निकल जो साइंस है उसके बारे में कोई भी वर्णन यहाँ पर, या फिर इसके बारे में कोई भी पढ़ाई यहाँ पर नहीं होती है। जबकि तक्षशिला में हम पढ़ के आए हैं कि तकनीकी विज्ञान को भी वहाँ पर शामिल किया गया था। प्रत्येक प्रोफेसर के पास एक अलग विषय होता था। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल चलता है कि आप जब भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो एक ही टीचर जो है वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा देता है। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हर एक शास्त्र का एक अलग विद्वान होता था, और शास्त्र भी इतने बड़े बड़े होते थे कि एक टीचर उनको करवा भी नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता था जब हम विश्वविद्यालय में जाते थे। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, कंसाइज कर दिया गया है मैटर बहुत सारा। ठीक है, तो अब जो चीज जब पॉसिबल नहीं थी वो चीज आज के टाइम पे पॉसिबल हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में। फिर इसके बाद अगला आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला नालंदा के साथ ही पाल साम्राज्य के दौरान भारत में दो महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में से एक था। ठीक है, तो एक तो नालंदा विश्वविद्यालय था और दूसरा विक्रमशिला। तो उसी टाइम एक साथ में ये दो हुए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय अगर बिहार में था तो विक्रमशिला भी कहाँ कहाँ पर है, बिहार में ही है, और भागलपुर जिले में। आप ये देख सकते हैं कि जिस टाइम पे पूरे भारत में विश्वविद्यालय गिने चुने थे, तो एक समय पर दो बहुत ही महान विश्वविद्यालय अकेले बिहार में रहे। तो और आज वहाँ का एजुकेशन लेवल आप देख सकते हो कि कितना पिछड़ गया है। ठीक है, लेकिन आज भी जो मैक्सिमम आईएएस आईपीएस है वो बिहार से ही निकलते हैं। ठीक है, तो इतनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्कूल भले ही ना हो वहाँ पर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए इधर उधर जाते हैं तो वो मेहनत भी करते हैं पूरी। तो भागलपुर जिले में है, बिहार में। और पाल साम्राज्य के दौरान ये बने थे। ठीक है, यह तांत्रिक, बौद्ध धर्म, दर्शन, व्याकरण, प्रावैधिकी, जो मेटाफिजिक्स है, भारतीय तर्क शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। तो इसमें से जितने लिखे हैं उतने आप याद कर सकते हो। आदि विषय लिखा है तो आदि विषय में और क्या क्या आएगा इसमें नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो इतना आप ये जो पांच नाम है ये आप याद कर लेंगे कि तांत्रिक, बौद्ध धर्म, दर्शन, व्याकरण, मेटाफिजिक्स, पराभौतिकी और भारतीय तर्कशास्त्र, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विषय पढ़ाए जाते। फिर इसके बाद अगली यूनिवर्सिटी आती है मिथिला। जो भी हमारे ग्रंथ मिलते हैं या फिर जितना भी हमें लिटरेचर अभी तक मिला है, तो इस विश्वविद्यालय का बहुत कम वर्णन है। किसी किसी में तो इस नाम का भी कुछ नहीं मिलता है कि ऐसे कोई विश्वविद्यालय पहले रहा है। ठीक है, तो राजा जनक का नाम सुना है? नहीं सुना। तो राजा जनक के समय पर ये विश्वविद्यालय होता था। ठीक है, उन्हीं के समय की बात है ये, जब मिथिला एक राज्य था तो उसमें ये विश्वविद्यालय आता था। अभिलेखों में मिथिला विश्वविद्यालय का बहुत कम उल्लेख मिलता है। यह शिक्षा केंद्र राजा जनक के समय से ही अस्तित्व में रहा। तो यही पॉइंट इसमें आपको मेनली याद रखना है। तो यह ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख केंद्र था। मतलब जो भी ब्राह्मण समाज था
तो उसके लिए एजुकेशन का इसमें विशेष प्रावधान था। बाकियों को थोड़ा सा कम महत्व दिया गया था। जो विचार वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें ब्राह्मणों को ज्यादा महत्व इसमें दिया जाता था। दो ही पॉइंट्स हैं। राजा जनक के समय की बात, मिथिला विश्वविद्यालय की बात करें तो, और ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली यहाँ पर मुख्य थी, मेन थी। फिर आती है जगदला विश्वविद्यालय। तो वरेंद्र भूमि, जो कि अब बांग्लादेश में है। तो 11वीं शताब्दी की ये बात है जब ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ था। और उस टाइम पे सबसे मेन यूनिवर्सिटी ये थी। तो इसकी लोकेशन वरेंद्र भूमि। अब कहाँ पर है ये? बांग्लादेश में है। और टाइम पीरियड क्या है इसका? 11वीं शताब्दी। तो ये दो ही पॉइंट्स इसमें आपको ध्यान रखने हैं। आगे आता है फिर ओदंतपुरी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो ये भी किस में है? मगध प्रदेश में है, जो कि आज के समय में जिसको हम बोलते हैं बिहार। और इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, 8वीं शताब्दी। जो तीन हमने किए हैं बिहार में, पहला किया है कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका टाइम पीरियड क्या था? हाँ जी केशव। 4वीं शताब्दी था। 4th सेंचुरी। फिर हमने किया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में ही था। ठीक है, जिसमें कि जो बौद्धिक, तांत्रिक बौद्ध धर्म था, और फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाए जाते थे। और तीसरा हमने बिहार में किया है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसका टाइम पीरियड क्या था? 8वीं शताब्दी। तो ये तीनों आप एक जगह भी लिख सकते हो, एक ही स्लाइड के ऊपर, ठीक है? ताकि आपको बिहार वाले तीनों एक साथ याद हो जाए, ठीक है? और यह 12वीं शताब्दी तक, लगभग 400 वर्षों तक, 8वीं से 12वीं तक 400 साल ही हो गए, समृद्ध रूप से विकसित होता रहा। ठीक है? यानी कि खुद को ये डेवलप करता रहा। इसका नाम चलता था उस टाइम पे, इसके बोलने का मतलब ये। तो ये आपके जो है महाविहार यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो।